हेलो स्टूडेंट्स और गुड इवनिंग। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हालांकि ये चैप्टर पिछले चैप्टर से कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड है। तो आज जो मैं बेसिक से बेसिक बातें जो आपको बताऊंगा, उन सारी बेसिक बातों को आपको नोट डाउन करना है, कॉपी में नहीं दिमाग में। तो चलिए लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पुरानी बातों के बारे में जानना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक बड़ी सी ब्रांच है, एक बहुत बड़ी सी ब्रांच है। उस बड़ी सी ब्रांच का नाम है मैग्नेटिज्म। सुन लो, मैग्नेटिज्म नहीं, ये बहुत बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये ब्रांच जो है ये बहुत बड़ी ब्रांच है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं ना, आज बिल्कुल एकदम एकदम सोच लो कि मैं जा रहा हूं और एक अल्फा स्टेज या थीटा स्टेज पे पहुंच गया हूं, बस ऐसा खेल लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि मजा आएगा और एकदम ऐसा खो जाओगे, एकदम खो जाओगे कि मतलब लगेगा कुछ हो रहा है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ये बहुत बड़ी ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इसलिए नहीं बोला, है तो वो मैग्नेटिज्म ही, लेकिन वो हमें जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलेट करता है। पढ़ाई, आपकी पढ़ाई जो है ना वो आपकी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप बोलोगे सर अंडरस्टैंडिंग का कैसे? जैसे म्यूचुअली फ्रेंड्स में अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई तू आज आजा, मैं फिर कल, ठीक है अपन पार्टी करेंगे बढ़िया सी, ये हो गई अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो उसी सिचुएशन पे गुस्सा आ जाए, है ना। तो ये पूरी जो कहानी चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वो है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि कैसे समझना चाहते हो आप, कैसे अंडरस्टैंड करना चाहते हो। इस चैप्टर, इस ब्रांच में यही खेल है। कैसे? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो एक ब्रांच है जिसमें हम करते हैं स्टडी। किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ चार्ज। किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना ही लेक्चर देखा, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैंने कहां से स्टार्ट किया उस चीज को, स्टडी ऑफ चार्ज। और हमने जब इसकी स्टडी करी तो हमने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल होता है। उस चार्ज पार्टिकल की स्टडी, अभी मैं लिखूंगा यहां पर चार्ज क्या होता है ये भी लिखूंगा, सब लिखूंगा, आज पूरी बातें करेंगे अपन। तो मैंने करी स्टडी ऑफ चार्ज और मैंने पाया कि मैं स्टडी ऑफ चार्ज दो नहीं तीन तरीके से कर सकता हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले स्टडी ऑफ चार्ज से पहले चार्ज क्या होता है वो बात करते हैं। भाई चार्ज जो है वो है आत्मा। चार्ज है आत्मा, जो होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। चार्ज है आत्मा यानी सोल। अब ये किसकी सोल है, किसकी आत्मा है वो समझते हैं। चार्ज एक सोल है जो किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है, क्योंकि हर सब्सटेंस एक टाइनी पार्टिकल से बना है जिसका नाम है एटम। अब किसी ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उन साइंटिस्ट का, जब मैं बताऊंगा इसको सेमीकंडक्टर के अंदर तब बहुत अच्छे से बताऊंगा हर एक चीज, साइंटिस्ट के नाम विद डेट विद ईयर। एटम की जो भी जिसने भी डिस्कवरी करी थी उसने कहा था भाई एटम एक सिंगल प्राणी है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको डिवाइड नहीं कर सकता। फिर बहुत सारे केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा आपको कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा भाई एटम को तोड़ सकते हैं तीन पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट था न्यूक्लियस,
और न्यूक्लियस के अंदर जो थे वो थे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस, एटम के अंदर न्यूक्लियस और एक होता है इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एस हैवी मास डेंसिटी, जिसका बहुत ज्यादा हैवी मास डेंसिटी का एक बहुत छोटा एलिमेंट जो किसी एटम के अंदर निवास करता है, और उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन्स। तो अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन क्या है, सर यही इलेक्ट्रॉन कहा चार्ज जो दिखता तो नहीं है, यानी किसी सब्सटेंस की आत्मा है जो उस परमात्मा से बात करने की कोशिश करती है जो हमें दिखती नहीं है। और यही आत्मा किसी भी पर्टिकुलर एटम या किसी भी सब्सटेंस की होती है, जो एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है जिसका नाम है हाइपोथेटिकल। एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट जिसका नाम है हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये पूरा माहौल हाइपोथेटिकल है, लेकिन हमने अज्यूम किया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर चीज में अज्यूम किया है। तो हमने माना कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चार्ज हैं, और ये कैसे चार्ज हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। कैसे चार्ज पार्टिकल हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। और जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मतलब होता है कोई एक चार्ज है जो नेगेटिव है, हमने कह दिया नेगेटिव है। पॉजिटिवली चार्ज, भाई कोई है पॉजिटिव है, नाम दे दिया, नामकरण कर दिया, पुनीत सर का नाम पुनीत रख दिया, कुछ और रखते तो तुम किसी और चीज से नाम जानते। अब इनने कहा भैया ये दोनों चीजें जब पास पास आती हैं, या दोनों चीजें जब ये पास पास आती हैं, तो कहा अट्रैक्शन होता था। हमने पूरा डेप्थ में पढ़ा है, ये होते थे अट्रैक्ट। और जब सेम काइंड ऑफ चीजें जब सामने आई, साथ में आई, तो हमें समझ में आया कि ये होते थे रिपेल, यानी होता था रिपल्शन। चार्ज पार्टिकल की डेफिनेशन आई, इट इज एन आत्मा, और हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, या मैं कह दूं इसको एक फुल ब्रैकेट में, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है चार्ज। चार्ज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की जब बात करें तो उसी इलेक्ट्रॉन से आया इलेक्ट्रो, और इसकी स्टडी इन डिफरेंट सिचुएशन को ही कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब पहली स्टडी जब करी तो चार्ज था एट रेस्ट। जब हमने पहली स्टडी करी तो चार्ज था एट रेस्ट। दूसरी स्टडी में चार्ज इन मोशन, और तीसरी स्टडी में चार्ज इन एक्सक्लेरेशन, चार्ज भाग रहे हैं। चार्ज एट रेस्ट को नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज एट रेस्ट को कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज एट रेस्ट को कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज मूव कर रहे थे तो मूवमेंट को बोलते थे करंट, और इसी को बोला गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्ज भाग रहे हैं। अब वो कैसे भाग रहे हैं वो हम बात करेंगे। और फिर जब चार्ज आए एक्सक्लेरेशन में, मोड में आए कि भागे और भागे और बहुत तेजी से भागे, तो इसका नाम दे दिया मैग्नेटिज्म। यही शुरू के 4 चैप्टर आपको समझ में आए होंगे।
कि जब आपने कहा चार्ज एट रेस्ट, तो हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1, हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जहां हमने बहुत मोटी मोटी बातें कर ली थी, फील्ड क्या होती है, कैसे होती, क्या नहीं। फिर इसी में जब चार्ज की और स्टडी करी कि चार्ज कहां स्टोर होता है, तो हमने पढ़ लिया भाई जब चार्ज स्टोर होता है तो उसके अंदर होती है पोटेंशियल, और उसी पोटेंशियल के अंदर हमने पढ़ लिया पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो हम अभी रिसेंटली पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम जब इस कैपेसिटेंस को पढ़ने के बाद जब हम चार्ज को भगाएंगे, तो हम पढ़ेंगे इन चैप्टर 3 करंट, या करंट इलेक्ट्रिसिटी, या करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो स्टडी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द करेक्ट वर्ड। व्हेन चार्ज इज इन मोशन, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, और ये मोशन कैसा होता है, ये मोटे मोटे तौर पे अगर समझना चाहोगे तो ये मोशन होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। कैसा होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक्चुअली में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती नहीं है, हमने माना है कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो चार्ज मूव करते हैं ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम मानते हैं। होता नहीं है, एक्सेलरेशन वहां पर भी होता है, चार्ज एक्सेलरेट करता है क्योंकि चार्ज का मास भी होता है, और चार्ज का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 kg, और हमारा प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 27 kg। गलत तो नहीं हूं मैं? मुझे एक बार करेक्ट कर देना। अब कहीं ना कहीं इस चार्ज के ऊपर अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19, एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्स की, और चार्ज जो होता है इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन पे वो होता है 1.6 माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19। और किसी बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज हम बात कर चुके वो है प्लस माइनस n इंटू ई, एंड दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आप बोलोगे सर चार्ज के ऊपर एक्सेलरेशन कैसे लगता है? भाई एक्सेलरेशन होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी बता रहे हैं पूरा माहौल, हम मानते हैं तब भी कि चार्ज मूव इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस चैप्टर के अंदर हम मानेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं एक्सेलरेट होंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, A इज इक्वल टू F अपॉन M। अब सुनो F, चलो यहां से आ जाओ, ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहां है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका नाम है E। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम मानते हैं यह इलेक्ट्रॉन नहीं, एक प्रोटॉन है जिसपे ऊपर चार्ज है Q। तो भाई इस पर एक फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो बस यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज कितना आ जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E अपॉन M। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर या चार्ज पर एक्सेलरेशन काम करता है, लेकिन थ्योरी कुछ इस तरह से है, अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह से है कि हमें समझ में आया कि चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को पढ़ने के लिए हमने अपनी सेकंड ब्रांच जहां खोले पत्ते करंट इलेक्ट्रिसिटी के। अब तक हम यह समझ रहे थे कि चार्ज एट रेस्ट, हमने अभी तक पूरी बातें कर ली कि चार्ज एट रेस्ट को कहा गया इलेक्ट्रोस्टैट, और इलेक्ट्रोस्टैट की पूरी बातें हम कर चुके थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज की विशेष रूप से जो उसकी प्रॉपर्टी है कि जब मूव करता है तो क्या क्या होता है, उसकी हम आज बात करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपने आई होप लिख लिया होगा, नहीं लिख लिया होगा तो वीडियो आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ज किसी भी सब्सटेंस यानी उसके शरीर की क्या थी? आत्मा, जिसको देखा नहीं चाहता, बस पता लगता है कि होती है, कुछ तो होती है भाई। और ये आत्मा जो है
और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आत्मा ही है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है, शरीर फिर तो ऐसे ही है। यानी सब्सटेंस जो टाइनी पार्टिकल एटम से मिलकर बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में। अब मैं क्यों केमिस्ट्री पे आ रहा हूं वो आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए, अब क्या है कि भाई कोई भी सब्सटेंस है तो हमारे पास जो भी सब्सटेंस हमने पढ़े उन सब्सटेंस में हमने 3 प्रकार के सब्सटेंस पढ़े। सबसे पहला था कंडक्टर, बिल्कुल माहौल जमाते रहना, कंडक्टर। दूसरा हम पढ़ेंगे आने वाले समय में जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। हम पढ़ेंगे आने वाले समय में, बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे हम आपको सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और तीसरा हमारा जो पॉइंट है उसका नाम है इंसुलेटर, जिनको हमें पढ़ना ही नहीं है। इंसुलेटर को हमें कोई स्टडी नहीं करनी, इस पर हमें सिर्फ खेलना है पूरे इन दोनों पर, जो शुरू से लेकर आखिरी तक मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 12th में आपको सिर्फ स्टडी ऑफ चार्ज करनी है एट वेरियस अंडरस्टैंडिंग। अब क्या, अब सुनो भाई, कोई भी सब्सटेंस है, मैंने कहा ये सब्सटेंस है, मैंने कोई भी सब्सटेंस की बात करी तो मैं जब भी कोई भी सब्सटेंस अभी बोल रहा हूं उसमें मैं मेनली बात कर रहा हूं सब्सटेंस में कंडक्टर की। अब आपको पता ही है, मान लो ये कंडक्टर का एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा क्या है, न्यूक्लियस। मान के चलो ये न्यूक्लियस है। तो इस सब्सटेंस के न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, आपने अगर केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी हो तो इस न्यूक्लियस को बोला जाता है बहुत हैवी मास डेंसिटी वाला एलिमेंट, जिसकी मास डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। वेरी हाई मास डेंसिटी। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पता है क्यों? आपने सुना होगा एक रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने कुछ अल्फा पार्टिकल्स को एक बहुत पतली सी फिल्म ली थी, किसकी, गोल्ड की, और उस पे अल्फा पार्टिकल्स को क्या करा था, बॉम्बार्ड करवाया था, अगर आपको याद हो तो, बॉम्बार्डेड। और उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल हो गए डिफ्लेक्ट, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, और कुछ हो गए वापस। जब उसने कहा कि जो वापस आए हैं वो उसी न्यूक्लियस से टकरा के आए हैं, और जो न्यूक्लियस से डायरेक्टली टकरा के वापस आए हैं, इसका मतलब इसके पास बहुत ज्यादा मास डेंसिटी होगी, तभी इसका स्ट्रोक बहुत अच्छा था कि वापस आ गए। आप क्रिकेट खेलते होंगे, जिसको मास डेंसिटी पता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है ना क्रिकेट के बल्ले का बीच वाला हिस्सा, उसमें मास ज्यादा होता है और वो बहुत टाइटली पैक होता है। जब उस पर शॉट लगता है तो बहुत दूर जाती है, लेकिन अगर ऊपर और नीचे लग जाए ना तो बॉल इतनी दूर नहीं जा पाती, क्योंकि उसका मास डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो जब इस न्यूक्लियस का मास डेंसिटी ज्यादा था तो हमें यह समझ में आया कि भाई एक पर्टिकुलर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट शेल्स होती हैं। तो हमने कहा ये हमारी शेल्स थी, और इन्हीं शेल को बोला गया ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स क्या करती थी, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियर इन द फिक्स्ड शेल या फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। फिर भाई इसी न्यूक्लियस में थोड़े से और इलेक्ट्रॉन आए, अभी देखो बता रहे हैं हम पूरी माहौल। फिर और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हमने कहा भाई सेकेंड शेल में आ गए इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, और इलेक्ट्रॉन आ गए, और इलेक्ट्रॉन आ गए, और इलेक्ट्रॉन आ गए, और इलेक्ट्रॉन आ गए, और इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम जिस मटेरियल की बात कर रहे हैं उसका नाम है कंडक्टर। यानी कंडक्टर के पास एक बहुत प्यारी सी चीज होती है, जिसके पास एक बहुत बढ़िया सी प्रॉपर्टी होती है कि यह क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। किसको, हीट को एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास होते हैं बहुत सारे बोलते चलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं इसके पास, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते कहां हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा फ्री होते हैं कि ये कंडक्टर की आउटर मोस्ट लेयर पे इतने फ्री घूमते रहते हैं, वेले घूमते रहते हैं
बहुत ज्यादा फ्री है, इतने फ्री है कि मैं इसलिए बोल रहा हूं वेले। जो जो न्यूक्लियस के पास होते हैं उनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब क्या हुआ कि इसके पास हीट को कंडक्ट करने की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हमें समझ में आई। तो क्या होता है, जब मैं किसी एटम के अंदर अगर एक छोटी सी एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, मान लो एक एटम के अंदर मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी और वो थोड़ी सी एनर्जी पाकर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल से दूसरी अलग जिसमें ज्यादा हाई एनर्जी लेवल है उस लेवल पे घूमने लगते हैं जब तक एनर्जी मिलती रहेगी। जब तक उसको एनर्जी मिलती रहती है तब तक वो हायर एनर्जी लेवल पर रोटेट करता रहता है इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, और हर ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। इसको भी मैं आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगा इन एटम एंड न्यूक्लियाई। इस फिक्स्ड एनर्जी लेवल के पास और एनर्जी लेवल है, और हाई एनर्जी लेवल है, और एनर्जी लेवल है, और एनर्जी लेवल। अंत में जो एनर्जी लेवल होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ, जहां वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार इस कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर हैज इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही तो खास बात है इसकी। अगर इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन इतने होंगे कि वो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कि कुछ ना कुछ कार्यक्रम करेंगे। अभी देखो समझ में आएगा। अब मैंने आपको पढ़ाया था कैपेसिटेंस, अगर आपको याद हो, और उस कैपेसिटर में लेके आया था मैं डाइलेक्ट्रिक। बिल्कुल बिल्कुल मध्यम समझते रहेंगे, पूरा माहौल समझेंगे। इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर मैं एक ऐसा मीडियम भी लेके आया था जिस मीडियम का नाम था कंडक्टर। अगर आपको याद हो कि मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टर उतारा था, और मैंने आपको बताया था कि इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या होता है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आते हैं, और ये जो कंडक्टर है, जो मीडियम है, वो चार्ज को क्या करने लगता है, पोलराइज। यहां पर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। जब बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो जितना चार्ज बाहर उतना ही ये अंदर बना लेता है। जब अंदर बना लेता है तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह उन्होंने दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते थे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगभग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाती थी, और इसी को बोलते थे E एक्सटर्नल इज इक्वल टू E इंड्यूस्ड। और इसी वजह से इनसाइड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती थी, 0, यानी 0/सन्नाटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती थी 0 इनसाइड द कंडक्टर। ये हम बात कर चुके थे। क्योंकि इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतना छापो। ओके, तो अब आपको यह समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होती है वो कितनी होती है, 0। क्यों होती है ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंफिनिटी होती है, मैंने आपको बताया था, है ना। अब आपको एक चीज और समझनी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखो क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का इसका खेल कैसे आया, समझो। जैसे मान लो कि यहां है कंडक्टर, जैसे मान लो यह है एक कंडक्टर, एक कंडक्टिंग वायर है। मैं ये कह रहा हूं कि एक कंडक्टिंग वायर है, एक कंडक्टिंग वायर, किताबों में ऐसे ही बना रहता है डायग्राम, ठीक है। कंडक्टिंग वायर है। अब मैंने आपको जितना आपको बताना था उतना मैंने बता दिया आपको कि कैसे आप कनेक्ट करेंगे अपन। देखो मैंने क्या कहा था कि छोटी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी से भी चार्ज क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं एक्साइट, और एक्साइट होने के बाद क्या हो जाते हैं,
अपनी अगली एनर्जी शेल पर पहुंच जाते, क्योंकि इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। किसी को कोई डाउट? कुछ बोल रहा था कोई? ओके, अब यह है एक कंडक्टर, यह है एक कंडक्टर, यह है एक कंडक्टर। और इस कंडक्टर की खास बात कि इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा। अब मान लो कि इसके अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बॉडी का, इस पर्टिकुलर कंडक्टर की बॉडी का टेम्परेचर कितना है? मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। मान के चलना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आपको ऐसे खत्म होना है, मैं मान के चल रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस है, होता कम ही है। आप किसी भी कंडक्टर के अंदर जब टेम्परेचर की बात करेंगे ना तो उसमें अंदर की तरफ टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। और बाहर एनवायरनमेंट में जो बाहर के एनवायरनमेंट है उसमें लगभग टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर यहां 25 डिग्री सेल्सियस है तो मैं मान के चलता हूं इसमें थोड़ा कम है, मान लो ठंडा रहता है। आप देखना आपके घर के जो बर्तन होते हैं वो बाहर के रूम टेम्परेचर से थोड़े से ठंडे होते हैं, क्योंकि उनका ऑब्वियसली खुद का जो टेम्परेचर, मान लो इसमें 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, मान के चलो। गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि कंडक्शन हो जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एनर्जी गेन करेंगे। जब इसके अंदर जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करते हैं। अब सुनना, यहां हो रही है ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ हीट। अभी पूरी स्टोरी समझ में आएगी। अब मान लीजिए यहां पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे हैं कि तुम गिन नहीं पा रहे हो। तो क्या हो रही है? अंदर जो टेम्परेचर है, अंदर जो टेम्परेचर है वो कैसा है? अंदर का टेम्परेचर कम है और बाहर का टेम्परेचर कैसा है? ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर का टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर कम होने से अंदर वाले एक्साइट होंगे, बोलेंगे बाबा थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये क्या कर लेंगे? एनर्जी को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब। अब यहीं से खेल स्टार्ट होता है। ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्या एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे? मेरा सवाल का आप लोग उत्तर देंगे हां या ना। करेंगे? ठीक है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली आएगी? क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली आएगी? क्या डेल्टा के ई की वैल्यू चेंज होगी या इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी? जैसे ही कोई चीज हीट एब्जॉर्ब करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस 11th। अगर वो कोई हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो क्या उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है? हां। क्या ये इलेक्ट्रॉन के अंदर जब काइनेटिक एनर्जी आएगी तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? यस। तो सुन लो, जैसे ही बाहर के टेम्परेचर या बाहर के एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं हीट, देन दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स start moving in a random motion, अब रैंडम मोशन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ने मूव करना चालू कर दिया तो इस पूरे कंडक्टर के अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। अब जैसे हीट ली इसने ली तो इसने ऐसे मूव किया, इसने ली तो इसने ऐसे मूव किया, इसने ली ऐसे मूव किया, इसने हीट ली तो ऐसे मूव किया, ऐसे ऐसे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब ऐसे रैंडम मोशन करेंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मान लो इसके पीछे एक और इलेक्ट्रॉन है, मान के चलना, तो क्या इसने ऐसे मूव किया तो क्या इसने ऐसे मूव किया होगा? हां। और इसके सामने एक और इलेक्ट्रॉन है, क्या इसने ऐसे मूव किया होगा? और इसके सामने एक और इलेक्ट्रॉन है, क्या इसने ऐसे मूव किया होगा? यानी ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को क्या करते हैं? कैंसिल आउट
करेंगे कि नहीं करेंगे? इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, भाई अगर इस कमरे को मैं खचाखच भर दूं, जहां मेरे पास जरा सी भी जगह ना हो मूव करने की, तो हल्का सा भी अगर मैं मूव करूंगा तो सामने वाला बोलेगा हेक मैं थोड़ी अंदर जा रहा, क्योंकि वहां पर जगह नहीं है। यानी मेरा जो नेट मोशन होगा मूव करने का इधर से उधर, वो कितना हो जाएगा? अब सुनो, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी किसी कंडक्टर को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे पड़े रहने दो, तुम उसको हाथ लगा के आओ, तुम्हें झटका नहीं लगता। क्यों? पर्सनली हर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पर्सनली हर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द नेट इनिशियल वेलोसिटी, द नेट, अभी इसी को मैं एक और चीज नाम दे दूंगा, द नेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, द नेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इज, या द नेट इनिशियल, या नेट यानी एवरेज, ऐसे लिख लो, द नेट या एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स शून्य, रिमेन्स जीरो। और इसी इनिशियल वेलोसिटी को जो रैंडम मोशन करते हैं, बाहर के टेम्परेचर को, मात्र टेम्परेचर को लेने से, उसको बोलते हैं, उस वेलोसिटी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी। लेकिन एज फार एज दिस एवरेज वेलोसिटी और द नेट वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर व्हेन नो बैटरी इज इन्वॉल्व, ओनली इन्वॉल्व इज आउटर एटमॉस्फेयर, जहां पर वो कितनी होती है? जीरो। तो क्या कोई नेट मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का? देयर इज नो नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सभी का कोई मोशन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको अभी समझ में आ गया कि इतने सारे होते हैं कि नेट अगर मूव करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा वाला बोलेगा भाई नहीं हो पाएगा। इसी को बोलते हैं कोलिजन। एक्चुअली होता है इसमें कोलिजन, दूसरा वाला एक की वजह से दूसरा वाला मूव ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इतनी खासा खास खटासा ठस ऐसे बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, इतना बैठे हुए चिपके चिपके कि भैया मूव ही नहीं कर पाते। जब मूव नहीं कर पाते तो जो कोलिजन होता है वो रैंडम होता है, और उसके नेट जो चेंज होता है वेलोसिटी के अंदर या मूवमेंट में, वो कितना होता है? नो नेट चेंज, यानी जीरो काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी ओवरऑल सारे इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन की बात करोगे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की तो होगी, लेकिन नेट बात करोगे जब नेट ही चार्ज का मोशन नहीं हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो रहा है। और हमने 10th में पढ़ा है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो आ गया माहौल, मैंने कहा था ना, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो सिंपल सी बात है, कोई करंट भी जनरेट नहीं हो पाएगा। अभी पूरा बताऊंगा, करंट का मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं देना, अच्छा देंगे। तो जब कोई चार्ज मूव ही नहीं करेगा, तो आप देखो कि जब कोई चार्ज मूव नहीं करेगा तो एक किसी भी कंडक्टर को उठा के हाथ लगाओ, तुम्हें झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें अल्टीमेटली कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है चार्जेस का या इलेक्ट्रॉन का। अब मैंने क्यों बोला इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट? मैंने बताया था कि प्रोटॉन जो है वो उसका मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन फिजिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मोशन। और मोशन किसका होगा? जनरली मोशन होगा हल्के वाले का। बताया भी था मैंने कि हल्का वाला जल्दी मोशन करने लगता है। तो हम मानते हैं इन फिजिक्स कि जो पूरा मोशन होता है इन फिजिक्स चार्जेस का, वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करेगा? प्रोटॉन। यानी अल्टीमेटली एट रूम टेम्परेचर
जो थर्मल वेलोसिटी होती है, जो नेट एवरेज वेलोसिटी होती है, वो कितनी होती है? 0। एंड दैट इज द रीजन कोई भी कंडक्टर अगर ऐसा पड़ा हुआ है तो हमें कभी झटका नहीं लगता, क्योंकि झटका कब लगेगा? जब चार्ज फ्लो करेगा। जब नेट मोशन ही चार्जेस का 0 है तो कोई झटका नहीं लगेगा। उतार लो। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अब क्या करें? ओके, तो भाई पूरा रिलेटिव वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी? नेट थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब किताब में क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बोलती है नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ थर्मल वेलोसिटी, यानी यू एवरेज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन, यानी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 अप टू UN तक जितने भी इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय n इज इक्वल टू हो जाती है 0। ऐसा मान के चलते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे तो क्या हो रहा है? कोई जब फ्लो नहीं हो रहा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो रहा है, तो कहां से जनरेट करेगा करंट? अब यहीं से होती है करंट की आगमन। तो बस आप क्या बात करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो तो क्या हो? सुन लो। अब एक्चुअली में चार्ज होते थे कितने प्रकार के? 2। तो पहला चार्ज सर मेरा फेवरेट इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते थे E माइनस। और दूसरा चार्ज जो था मेरा फेवरेट प्रोटॉन, उसको बोलते थे E प्लस। इन दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम थी, जिस पे थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम माइनस का, और इसमें थी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ऑब्वियस सी बात थी कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम मान के चलते हैं फिजिक्स में जो मूवमेंट होता है, द मूवमेंट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, द मूवमेंट ऑफ चार्ज, या इन फिजिक्स जनरली कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। इन फिजिक्स जनरली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? जनरली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अब देखो क्या हुआ कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि क्या ही बोले। तो उनने कहा भाई जो ये चार्ज होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसकी डेफिनेशन है करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन। फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। और करंट का फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपको पता होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और इसी को बोलते हैं कूलाम पर सेकेंड। और इसी कूलाम पर सेकेंड को फिजिक्स में बोल दिया गया एम्पियर्स। कूलाम पर सेकेंड को क्या बोल दिया गया? एम्पियर। यानी करंट को डिनोट करते हैं आई से। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम आई इंटू टी निकाल लेंगे, कितना चार्ज फ्लो हुआ है। अब क्या है कि जब चार्ज फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो जब चार्ज फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको बोल दिया करंट। अब इनने बोल दिया भाई जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? भाई टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ हम बैटरी की वैल्यू भी बढ़ाते आ रहे हैं, बैटरी की वैल्यू बढ़ रही है तो ताकत बढ़ रही है, तो भाई करंट भी चेंज हो रहा है। मतलब करंट की वैल्यू या चार्ज की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहीं ना कहीं वेरी कर रही है। तो भाई अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है जब चार्ज वेरी कर रहा हो, जब चार्ज में चेंज आ रहा हो, तो हमारा फॉर्मूला बनता है
आई इज इक्वल टू एवरेज, करंट एवरेज इज इक्वल टू नेट चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय नेट चेंज इन टाइम, यानी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आपको पता है 11th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन। आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और एक चीज और कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। देखो अब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू, जब ये टाइम की वैल्यू बहुत 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 छोटी हो जाए, यानी लिमिट कर जाए डेल्टा टी की वैल्यू टेंड कर जाए 0 पर, तो इसी को बोलते हैं dx अपॉन डी क्यू अपॉन डी टी। क्या बोलते हैं? डी क्यू अपॉन डी टी। तो बस अगर ये बहुत छोटी वैल्यू है तो वहां पर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वहां पर करंट की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। और इस करंट को कहा जाता है करंट एन एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, या हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। इसी को बोल देंगे हम इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। करंट की वैल्यू क्या होती है? Q बाई टी। अगर बहुत ज्यादा टाइम के बाद कुछ चार्जेस में चेंजेस आ रहे हैं तो चेंज इन करंट कितना, या करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एवरेज करंट की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और उसी में अगर बहुत टाइम की वैल्यू बहुत छोटी हो तो ये हो जाती है डी क्यू अपॉन डी टी, और इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। छापो। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आज ही करेंगे क्लास समाप्त। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।